तो आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी किताब पर है जिसे शायद कई लोगों ने पढ़ा होगा, या कम से कम नाम तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब ये किताब लिखी गई थी 1936 में। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसके जो सिद्धांत हैं वो आज के दौर में भी, मतलब जहाँ बातचीत ज्यादातर स्क्रीन पर होती है और अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, हाँ, तो क्या ये वाकई काम करते हैं? आज हम सिर्फ इसका सार नहीं समझेंगे बल्कि इसके विचारों को आज की दुनिया के हिसाब से परखेंगे भी। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट पर टिकी है। अच्छा। हाँ, डेल कार्नेगी का जो मूल तर्क है ना, वो ये है कि इंसान वो दिखाता है कि वो तार्किक है, पर असल में हम सब भावनात्मक प्राणी हैं। इमोशनल। हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ हमारी भावनाओं से, हमारे आत्मसम्मान मतलब ईगो से चलती हैं। हम सोचते हैं कि हम तथ्यों से जीतते हैं, पर असल में हम भावनाओं से जुड़ते हैं। अरे वाह, यही वो धागा है जो इस किताब के हर सिद्धांत को एक साथ पिरोता है। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब आप किसी के लॉजिक पर नहीं बल्कि उसके ईगो पर हमला कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए से किताब के पहले हिस्से को देखते हैं, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, पीपल हैंडलिंग। इसका पहला और सबसे मशहूर नियम है, किसी की आलोचना मत करो, निंदा मत करो या शिकायत मत करो। अभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? यही सवाल उठता है हमेशा। हाँ, अगर कोई टीम मेंबर बार बार गलती कर रहा है तो क्या सिर्फ उसकी तारीफ करने से काम चल जाएगा? कहीं ना कहीं तो सीधी बात करनी पड़ेगी ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और कार्नेगी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत व्यवहार को नजरअंदाज करें, उनका पॉइंट कैसे पर है। अच्छा। मनोविज्ञान ये कहता है कि जैसे ही आप किसी पर सीधे हमला करते हैं कि तुमने ये गलत किया, तो उसका दिमाग का वो जो लॉजिकल हिस्सा है वो बंद हो जाता है और वो डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, और भावनात्मक, रक्षात्मक हिस्सा हावी हो जाता है। वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को सही ठहराने के लिए बहाने और तर्क ढूंढने लगता है। तो नतीजा कुछ नहीं निकलता। कुछ नहीं। रिश्ता भी खराब हुआ और सुधार भी नहीं हुआ। आलोचना एक चिंगारी की तरह है जो नाराजगी के बारूद में आग लगा सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब बिना आलोचना के सुधार कैसे लाया जाए? यहीं पर कार्नेगी का दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली टूल आता है, सच्ची और विशिष्ट सराहना, सिंसियर एंड स्पेसिफिक एप्रिसिएशन। देखिए, हर इंसान को एक गहरी भूख होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। सही बात है। जब आप किसी की सीधे आलोचना करने के बजाय पहले उसकी किसी अच्छी बात की सच्ची तारीफ करते हैं, तो आप एक तरह से माहौल को सुरक्षित बनाते हैं। मतलब आप ये संदेश दे रहे हैं कि पर हमें मिलकर काम करना है। यहाँ सच्ची और विशिष्ट शब्दों पर जोर देना जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। ये चापलूसी नहीं है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ये तो चापलूसी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह आपने उस क्लाइंट की मुश्किल शिकायत को शांति से संभाला, वो वाकई काबिले तारीफ था। ये सच्ची और विशिष्ट सराहना है। ये दिखाता है कि आपने ध्यान दिया है। एकदम से। इसे आप एक रिलेशनल बैंक अकाउंट की तरह सोच सकते हैं। अच्छा। आप तारीफ और सम्मान जमा करते हैं ताकि जब आपको कोई मुश्किल बात कहनी पड़े तो आप उस अकाउंट से थोड़ा निकाल सकें बिना रिश्ते को दिवालिया किए। और अगर अकाउंट खाली है? अगर आपका अकाउंट खाली है और आप सीधे आलोचना करने लगते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, तो पहला कदम है बातचीत में होने वाले नुकसान को रोकना। अब मान लीजिए कि माहौल ठीक है, कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा, फिर भी कोई आपको पसंद क्यों करे? मुझे लगता है कि किताब का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है, लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। हाँ। और यहाँ भी कुछ बातें बहुत सीधी साधी लगती हैं, जैसे मुस्कुराना और दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। हाँ। और ये इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि ये हमारी जो बुनियादी भावनात्मक जरूरतें हैं ना, उनको पूरा करती हैं। जैसे सच्ची दिलचस्पी लेना। इसका मतलब सिर्फ आप कैसे हैं पूछना नहीं है। इसका मतलब है उनके जवाब को सुनना, फॉलो अप सवाल पूछना, उनके शौक, उनके बच्चों, उनकी चुनौतियों के बारे में याद रखना। आज के डिजिटल दौर में जहाँ सब कुछ ट्रांजैक्शनल हो गया है, जब कोई आपकी बताई छोटी सी बात याद रखता है तो ये एक बहुत गहरा ह्यूमन कनेक्शन बनाता है। ये कहता है तुम मेरे लिए सिर्फ एक ईमेल एड्रेस नहीं हो। और इसी से जुड़ा है नाम याद रखने वाला पॉइंट। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के इस दौर में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा। जब सब कुछ चैट और ईमेल पर होता है तो किसी का नाम लेकर बात करना एक पर्सनल टच देता है जो अक्सर खो जाता है। बिल्कुल।
किसी भी इंसान के लिए सबसे मीठा शब्द उसका अपना नाम होता है। हाँ। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। जब आप किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे भीड़ से अलग करके एक व्यक्ति के तौर पर मान्यता देते हैं। ये सम्मान का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप है। इसी हिस्से में एक और बात है, एक अच्छा श्रोता बने। हम सब सोचते हैं कि हम अच्छे श्रोता हैं। हाँ, सबको यही लगता है। पर शायद हम में से ज्यादातर लोग सुनने और जवाब का इंतजार करने के बीच का फर्क नहीं समझते। सही कहा। ज्यादातर बातचीत में हम दूसरे को समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमारा दिमाग पहले से ही अपना अगला पॉइंट तैयार कर रहा होता है। तो एक्टिव लिसनिंग क्या है फिर? सक्रिय श्रोता या एक्टिव लिसनर होने का मतलब है अपनी इस प्रवृत्ति से लड़ना। इसका मतलब है कि आप अपना फोन नीचे रखें, आंखों में देखें और सिर्फ सुने। बीच बीच में उनकी बात को दोहराएं, जैसे तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपका मतलब है कि। अच्छा। इससे उन्हें लगता है कि उन्हें सच में सुना और समझा जा रहा है, जो कि सम्मान का सबसे बड़ा रूप है। ये तो रिश्तों की नींव है, चाहे वो पेशेवर हो या निजी। बिल्कुल। अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प लगता है, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं। और इसका पहला नियम ही थोड़ा चौंकाने वाला है। किसी बहस से सबसे अच्छा नतीजा निकालने का एक ही तरीका है, उसे टाल देना। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। लेकिन क्या हर बहस बुरी होती है? किसी बोर्ड रूम में या एक क्रिएटिव सेशन में क्या विचारों का टकराव जरूरी नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। और कार्नेगी का मतलब कंस्ट्रक्टिव डिबेट या विचारों के आदान प्रदान से नहीं है। अच्छा। वो बात कर रहे हैं ईगो ड्रिवन आर्ग्यूमेंट्स की, जहां मकसद सही समाधान ढूंढना नहीं बल्कि मैं सही हूं और तुम गलत हो साबित करना होता है। हाँ, वो तो होता है। ऐसी बहस में आप तर्क से भले ही जीत जाएं, पर आप सामने वाले का सम्मान और सद्भावना खो देते हैं। तो असल में आप हार गए। बिल्कुल, आप हार गए क्योंकि आपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। तो अगर हम किसी से असहमत हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, तो बहस के बिना ये कैसे होगा? इसका तरीका है टकराव से बचकर सहयोग की तरफ जाना। सहयोग की तरफ? हाँ, कभी भी बातचीत की शुरुआत तुम गलत हो या लेकिन से ना करें। ये सीधा हमला है। इसके बजाय शुरुआत उन बातों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। एक कॉमन ग्राउंड बनाएं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे, मैं समझता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट की लागत को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों चाहते हैं कि ये बजट में रहे। पहले सहमति का पुल बनाएं, फिर धीरे से अपना नजरिया एक सुझाव के तौर पर रखें। और अगर गलती हमारी हो तो? हमारा ईगो अक्सर हमें अपनी गलती मानने से रोकता है। और किताब के मुताबिक यही वो पल है जहां आप सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। कैसे? अगर आपसे गलती हुई है तो उसे तुरंत पूरी तरह और बिना किसी बहाने के मान ले। हाँ, ये मेरी गलती थी, मुझे डेटा दोबारा चेक करना चाहिए था। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल जूडो है। साइकोलॉजिकल जूडो? हाँ, सामने वाला आप पे हमला करने के लिए तैयार होकर आता है और आप खुद ही अपनी गलती मानकर उसकी सारी शक्ति छीन लेते हैं। ये निडरता और आत्मविश्वास दिखाता है, कमजोरी नहीं। और शायद सामने वाले को भी बड़ा दिल दिखाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। इसी में एक और दिलचस्प तकनीक है, अपनी बात इस तरह रखना कि सामने वाले को लगे कि ये विचार उसका अपना है। ये सुनने में थोड़ा हेरफेर जैसा नहीं लगता। ये एक महीन रेखा है और इसका इस्तेमाल ईमानदारी से होना चाहिए। ये हेरफेर तब है जब आप किसी को धोखा दे रहे हो, लेकिन ये प्रभाव तब है जब आप किसी को सही दिशा में ले जा रहे हो। इसका तरीका है आदेश देने के बजाय सवाल पूछना। अच्छा, तो बॉस की तरह नहीं? नहीं, एक मैनेजर ये कहने के बजाय कि अब से हमें हर हफ्ते रिपोर्ट भेजनी होगी, ये कह सकता है, हम सब प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर थोड़ा चिंतित हैं। आपको क्या लगता है, क्या हर हफ्ते एक छोटी सी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने से हमें मदद मिलेगी? समझ गई। तो अब ये टीम का आइडिया बन गया है। एग्जैक्टली। वो इसे अपनाने के लिए ज्यादा तैयार होंगे क्योंकि उन्होंने इसे बनाने में हिस्सा लिया है। ये विचार तो सीधे सीधे नेतृत्व यानी लीडरशिप से जुड़ता है, जो किताब का आखिरी हिस्सा है। बिल्कुल। आदेश देने के बजाय सुझाव देना, ये एक बॉस और एक लीडर के बीच का फर्क दिखाता है। बिल्कुल। एक बॉस शक्ति से चलाता है, एक लीडर प्रभाव से। वाह। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप लोगों की बुद्धि का सम्मान करते हैं। आप उन्हें समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं, और जब लोग समाधान का हिस्सा होते हैं तो वे उसकी नतीजे के लिए भी ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। ओनरशिप की भावना आती है। हाँ, ओनरशिप की भावना पैदा करता है, जो किसी भी टीम के लिए सबसे कीमती चीज है। लीडरशिप वाले हिस्से में एक और क्लासिक नियम है, तारीफ सबके सामने करो लेकिन सुधार या आलोचना अकेले में करो। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद आज और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में सार्वजनिक अपमान बहुत तेजी से फैलता है।
सार्वजनिक प्रशंसा न केवल उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाती है, बल्कि ये पूरी टीम को दिखाती है कि किस तरह के व्यवहार को महत्व दिया जाता है। और निजी फीडबैक? और जब आप किसी को अकेले में फीडबैक देते हैं तो आप उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। आप ये संदेश देते हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें बेहतर बनते देखना चाहता हूं। इससे व्यक्ति अपमानित महसूस किए बिना आपकी बात सुनता है। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, आलोचना से बचना, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना, बहस टालना और प्रेरित करना, तो इसका निचोड़ क्या है? 1936 में लिखी गई इस किताब का 2026 के लिए मुख्य संदेश क्या है? मुझे लगता है इसके 3 मुख्य संदेश हैं। बताइए। पहला, रिश्ते ही सब कुछ हैं। आपकी तकनीकी कुशलता आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपकी लोगों को संभालने की कुशलता ही आपको सफलता दिलाएगी। सही बात है। दूसरा, सहानुभूति ही असली सुपर पावर है। सामने वाले के नजरिए को सच में समझने की कोशिश करना किसी भी तर्क या डेटा से ज्यादा शक्तिशाली है। और तीसरा, प्रभाव नियंत्रण से नहीं बल्कि प्रेरणा से आता है। आप लोगों को नियंत्रित करके उनसे काम करवा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें प्रेरित करके ही उनका सर्वश्रेष्ठ बाहर ला सकते हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर और एक बेहतर इंसान बनने के भी सिद्धांत हैं। ये वाकई एक गहरी पड़ताल थी और ये साफ है कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन इंसान की जो बुनियादी जरूरतें हैं, सम्मान, सराहना और सुने जाने की इच्छा, वो कभी नहीं बदलती। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। क्या? हमने आज सच्ची सराहना की शक्ति के बारे में बहुत बात की, तो एक पल सोचिए, पिछली बार कब किसी ने आपकी दिल से बिना किसी मतलब के तारीफ की थी? आपको कैसा महसूस हुआ था? उस एक पल ने शायद आपका पूरा दिन बदल दिया होगा। अब दूसरा और ज्यादा जरूरी सवाल, पिछली बार आपने कब किसी की सच्ची और विशिष्ट सराहना की थी? अपने किसी सहकर्मी की, अपने दोस्त की या अपने घर पर किसी की? शायद आज ही वो दिन है जब इस छोटे से सिद्धांत को अमल में लाकर देखा जाए कि इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है।